हेलो एवरीवन। इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस और स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे पोस्ट कॉर्प व्यू भी कहा जाता है। और लूथर गुलिक नामक साइंटिस्ट ने पोस्ट कॉर्प व्यू सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में दिया था। पोस्ट कॉर्प के हर एक लेटर का एक अर्थ है और जिसे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से हम 4 टेक्निक पर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट रिमेनिंग 3 टेक्निक्स पे बात करेंगे। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये 4 टेक्निक्स सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके आगे जो 3 टेक्निक्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पोस्ट कॉर्प से ही कनेक्टेड है, जिस पर हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो फिफ्थ टेक्निक है कोऑर्डिनेटिंग। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फील्ड में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करे और टारगेट ग्रुप तक इफ़ेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करें। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ है और वो कोई सर्विस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ उस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन रखे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके माध्यम से अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखें। साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो उन विभागों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बीच में भी एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि जो सर्विसेज हैं वो इफ़ेक्टिवली और अच्छे से उन टारगेट ग्रुप तक पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही एक एनजीओ को या एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सी संस्थाओं से भी कोऑर्डिनेशन रखना होता है, क्योंकि वो एनजीओ हो सकता है कि उसी के समान कोई और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ काम कर रही है, जो हो सकता है कि उसी फील्ड में काम कर रही है और उसी एरिया में काम कर रही है। तो यहाँ पर उस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में भी कोऑर्डिनेशन रखे, ताकि जो सर्विसेज हैं वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में रिपीट नहीं हो। अगर वही सर्विस कोई एक एनजीओ हो सकता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी एक एरिया में, और वहीं से गवर्नमेंट भी उसी एरिया में कोई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या कोई अदर एनजीओ है वो भी उसी एरिया में अगर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, एक ही टारगेट ग्रुप है और डिफरेंट एजेंसीज जो है वो उसी टारगेट ग्रुप के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रही है, और सर्विस भी कैसी, एक जैसी। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में रिसोर्सेज का मिसयूज़ होगा, सर्विसेज का रिपीटेशन होगा, टाइम का भी मिसयूज़ होगा, और जो संस्थाएं जिनको फंड मिल रहा है वेलफेयर करने के लिए, उसमें भी पर्टिकुलर एक ही ग्रुप को बार बार सर्विस प्रोवाइड करने से जो बेनिफिट है वो वंचित वर्गों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनाने से ही एक बैलेंस बनता है और सभी टारगेट ग्रुप्स के पास में सर्विसेज को इक्वली पहुंचाया जा सकता है, और सारे ही जो ग्रुप्स हैं वो वेलफेयर सर्विसेज को लेकर सेटिस्फाइड रहेंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, और कोऑर्डिनेशन बनाने की ड्यूटी एक एडमिनिस्ट्रेटर की है कि वो कोऑर्डिनेशन संस्था के अंदर काम करने वाले विभागों में
अपने कर्मचारियों में, प्रोफेशनल्स में, और जो टारगेट ग्रुप हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना के रखें। साथ ही एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी बना के रखें, लाइक जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो उनको फंड दे रही है, या जो और उनके साथ में अन्य संस्थाएं जो काम कर रही है उसी क्षेत्र में, उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन बना के रखें। गवर्नमेंट के साथ में भी कोऑर्डिनेशन बना के रखें। साथ ही मीडिया के साथ में भी कोऑर्डिनेशन बना के रखें, क्योंकि आज के समय में ये सारी संस्थाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं उस टारगेट ग्रुप को सर्विस प्रोवाइड करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हेल्प करती है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन को बनाए रखे, ताकि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। तो कोऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इफ़ेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना है तो कोऑर्डिनेशन रखना होगा। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टेक्निक। हिंदी में हम इसे प्रतिवेदन तैयार करना भी कहते हैं। और रिपोर्टिंग सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज से कुछ समय पहले जब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, तब लोग सर्विस जो है वो इंडिविजुअली जाकर लोगों को डायरेक्टली हेल्प करके उनको सर्विस देते थे, और शायद उस समय में रिपोर्टिंग इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं था, क्योंकि जो हेल्प करने वाले लोग थे, जो सोशल वर्कर थे, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, ट्रांसपेरेंट थे, और वो अपने ही पैसे के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन सोशल वेलफेयर के फील्ड में अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जब किसी टारगेट ग्रुप को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी किसी न किसी संस्था से फंडिंग लेता है, क्योंकि बिना फंड के हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो काम कर रहा है उसको रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करे, रिपोर्ट के रूप में मेंटेन करे, और जब भी कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो फंड दे रहा है, वो अगर उन रिपोर्ट्स को देखना चाहे या जानना चाहे, तो वो रिपोर्टिंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट तैयार करे, और रिपोर्ट का आशय जो फैक्ट्स है उनका एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन हो, या फिर जो डेली की जो रूटीन एक्टिविटीज़ है जो सोशल वेलफेयर के फील्ड में की जा रही है, उन एक्टिविटीज़ का एक समरी रिकॉर्ड हो, ताकि उस रिकॉर्ड को वो एजेंसी मेंटेन कर पाए, और जब भी कोई एजेंसी इस रिकॉर्ड को मांगती है, या फिर वही एजेंसी कोई नया प्रोग्राम्स बनाना चाहती है, उसकी प्लानिंग करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं पास्ट जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कई बार रिपोर्टिंग होने से सर्विसेज का रिपीटेशन नहीं होता है, वही एडमिनिस्ट्रेटर को मालूम होता है कि लास्ट ईयर उसने कौन कौन से प्रोग्राम्स किए थे, और साथ ही कौन कौन से टारगेट ग्रुप्स के लिए वो प्रोग्राम्स किए थे, और अब कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाने बाकी हैं। इन सभी की जानकारी खुद एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी रिपोर्टिंग के माध्यम से मिल जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे, प्रॉपर रिपोर्टिंग तैयार करे, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपनी एजेंसी के गोल को भी रिपोर्टिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर सकता है। साथ ही अगर कोई और एजेंसी उस संस्था से रिकॉर्ड या रिपोर्ट मांगती है, तो वहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एजेंसी अपनी ऑनेस्टी को शो करने के लिए, अपनी ट्रांसपेरेंसी को बताने के लिए, या अपनी अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वो अपनी संस्था के द्वारा किए गए कार्यों को उस रिपोर्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिपोर्टिंग अगर किसी संस्था की है, तो लोगों का उस संस्था के प्रति विश्वास बना रहता है।
साथ ही जो संस्थाएं उन संस्थाओं को फंड दे रही है, उन संस्थाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उन संस्थाओं को किस आधार पर फंडिंग दे। तो अगर अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, अच्छी रिपोर्टिंग है तो संस्थाओं को फंडिंग भी सरलता से मिल सकती है, और यही रिपोर्टिंग जो है वो जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो अपनी संस्था की का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे, प्रॉपर रिपोर्टिंग तैयार करे। नेक्स्ट है बजटिंग, बजट तैयार करना। बजटिंग सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, क्योंकि बजटिंग पर ही जो दूसरी सारी टेक्निक्स हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग ऑल्सो, ये सभी बजटिंग पर ही डिपेंड करती है। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो वो इन सारी एक्टिविटीज़ और सारी टेक्निक्स को करने से पहले अपनी संस्था के बजट को तैयार करे। और बजट क्या है? बजट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से संस्था का इनकम और जो एक्सपेंडिचर है उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है प्रॉपर वे में, और उसी से ये पता चलता है कि संस्था कितना जो है वो संस्था की इनकम हो रही है और कितना वो सालाना खर्च करेगा, और इसी स्टेटमेंट पर संस्था की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंडेंट होती है। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जिसको साउंड नॉलेज हो बजटिंग तैयार करने को लेकर, उसके पास में स्किल हो, नॉलेज हो कि वो कैसे एक अच्छा बजट अपनी संस्था का तैयार करे। सिंपली बजट का आशय आप अपने स्वयं के घर में भी देख सकते हैं कि एक गृहिणी जो है वो भी घर को चलाने के लिए बजटिंग करती है। वो प्रतिमाह अपने घर का एक बजट तैयार करती है कि घर के अंदर कौन कौन से खर्चे होंगे। बजट के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है किन किन चीज़ों के लिए, घर के अंदर कितने मेंबर्स हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कहाँ से चीज़ें आएगी और उन पर क्या एक्सपेंडिचर होगा, और इस खर्च के अकॉर्डिंगली इनकम कहाँ से होगी, घर में कमाने वाले मेंबर्स कितने हैं, मदर कमाती है, फादर कमाते हैं, कौन कमाता है, कितना कमाते हैं, और जो कमाया जाता है वो जो पैसा है, वो जो इनकम है, उसका बैलेंस एक्सपेंडिचर के साथ कितना हो रहा है। तो इनकम के और जो एक्सपेंडिचर है उसी को देखकर एक तरह से बजट तैयार किया जाता है। नहीं तो इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, अदरवाइज आपका बजट जो है वो घाटे में जा सकता है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए भी बजट तैयार करते हैं, घर को चलाने के लिए बजट तैयार करते हैं, कोई कार्यक्रम करना है तो उसके लिए भी हम पहले बजटिंग करते हैं, कोई शादी समारोह करना है तो उसके लिए भी हम पहले बजट करते हैं कि एक शादी को करने के लिए उसमें कितना खर्चा हो सकता है और कितना इनकम हमारे पास में है। नहीं तो इनकम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर को कम करके एक अच्छी शादी समारोह को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो वैसे ही बजटिंग भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज हैं वो बिना बजट के नहीं प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो सर्विसेज हाउसिंग फैसिलिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर सर्विसेज हो, स्किल डेवलप करने को लेकर सर्विसेज हो। तो हर तरह की सर्विस देने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में बजट होना चाहिए, और बजट पर ही सारी ही एक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप प्लानिंग भी उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग भी वैसे ही करेंगे, और स्टाफिंग भी वैसे ही करेंगे। एक अच्छा स्टाफ चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो उस स्टाफ को भी पैसा देना होगा। तो बजट कितना है उसी आधार पर आप अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ पाएंगे, और वैसे ही आप अच्छा रिपोर्टिंग भी तैयार कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में रिपोर्टिंग का जो पार्ट है वो सिर्फ राइटिंग रिपोर्ट को सिर्फ लिखना ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप न्यूज़पेपर में कितना अपनी रिपोर्ट को दे रहे हैं,
मीडिया में आप कितना रिपोर्ट का प्रसारण कर रहे हैं, लोग कितना जानते हैं कि जो आप एक्टिविटी आपकी संस्था कर रही है उसकी सूचना लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके क्या सोर्सेज होंगे, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, ये सारे ही जो है वो रिपोर्ट का एक पार्ट है। और उसके लिए भी एक अच्छा अमाउंट चाहिए जो कि इन एक्टिविटीज़ पे खर्च किया जा सके। तो कहीं ना कहीं बजटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसके माध्यम से ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो साउंड होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज उसको बजटिंग को लेकर प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बजटिंग प्रॉपर नहीं हुई है उसके कारण जो है वो सारी ही एक्टिविटीज़ जो है वो इनबैलेंस हो जाए। तो बजटिंग जो है वो पोस्ट कॉर्ब व्यू के तहत लास्ट टेक्निक है जिसके माध्यम से सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली किया जा सकता है। जो एट्थ टेक्निक है और जो नाइन्थ जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे, ये दो टेक्निक ऐसी है जिसे अभी के समय में कुछ प्रैक्टिशनर्स और कुछ एकेडमिशियंस ने सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में नया बताया है और कुछ नई टेक्निक्स दी हैं अपनी एक्सपीरियंस और अपने रिसर्च के आधार पर। तो हम इवैल्यूएशन टेक्निक पे बात करते हैं। इवैल्यूएशन का आशय मूल्यांकन करना है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में किसी भी एजेंसी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इवैल्यूएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसी प्रोग्राम के थ्रू, तो वहाँ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करता है तो कहीं ना कहीं उस एजेंसी में काम करने वाले जो परफॉर्मर है, जो प्रोफेशनल है, वो उस एजेंसी में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि उन प्रोफेशनल्स को ये फियर रहता है कि अगर हम जो एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कोई ना कोई व्यक्ति जो है या कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर या उनका हेड उन एक्टिविटीज़ का इवैल्यूएशन कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल जो है वो अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे और जो भी काम करेंगे उसको टाइम से करेंगे, इफ़ेक्टिव वे में करेंगे। टारगेट ग्रुप जो है उनके पास टाइम से जाएंगे, उनको सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन प्रॉपर करेंगे और उनको जिस भी तरह की सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो सर्विसेज देंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उन प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन भी करेगा और इवैल्यूएशन से परफॉर्मेंस की जानकारी हो जाएगी उनके एडमिनिस्ट्रेटर को कि प्रोफेशनल ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस के पीछे इवैल्यूएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि प्रोग्राम सक्सेस हो, सफल हो, अपने गोल्स को अचीव करे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उस एजेंसी की सारी टोटल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे। टोटल परफॉर्मेंस का आशय, अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उस प्रोग्राम के हर एक पार्ट को इवैल्यूएट करें, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था और उसके अंदर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, उन वहाँ से लेकर इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं तो डेफिनेटली उस प्रोग्राम के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो इवैल्यूएशन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि वो उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए हर तरह के प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन करे। उसी से उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि प्रोग्राम कितना सक्सेस हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है तो उसके रीजंस क्या है, क्या कॉजेज़ है, उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। और जब वो प्रोग्राम प्लान करेगा उस दौरान इन्हीं सारे फीडबैक्स को लेकर वो पहले से ही जो है वो ध्यान रखेगा और वापस इस तरह के कॉजेज़ को रिपीट नहीं करेगा।
तो कहीं न कहीं इवैल्यूएशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक अच्छा इवैल्यूएटर भी होना चाहिए। सो लास्ट और अंतिम टेक्निक है फीडबैक। फीडबैक को हम हिंदी में प्रतिपुष्टि भी कहते हैं, और फीडबैक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये फीडबैक किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने में, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, बेनिफिशरीज, इन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। फीडबैक के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि जो सोशल वेलफेयर के फील्ड में जो प्रोग्राम्स जिन बेनिफिशरीज को मिला है, वो प्रोग्राम्स किस तरह का था, उस प्रोग्राम के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड की गई थी उनकी क्वालिटी कैसी थी, बेनिफिशरीज तक वो प्रोग्राम सही समय पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, और प्रोग्राम के द्वारा जो दी गई सर्विसेज हैं उनसे कितने सेटिस्फाइड हैं वो बेनिफिशरीज। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो फीडबैक के माध्यम से ही कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जान सकता है, और इस तरह का फीडबैक जो है वो प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट होकर प्रोग्राम के एंड तक का होना चाहिए। हर तरह की लेवल की प्रोग्राम के हर लेवल के बारे में फीडबैक जो है लेना चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को, बेनिफिशरी से भी, और जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान फेस करनी पड़ी, और साथ ही जिन टारगेट ग्रुप को सर्विस दी गई है उन लोगों से भी फीडबैक लेना चाहिए। इस तरह के जो फीडबैक है वो काफ़ी हेल्प करते हैं किसी भी नए तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, उसको रीस्ट्रक्चर करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। साथ ही ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक बेनिफिशरीज के लिए तो यूज़फुल है ही, लेकिन इस तरह के फीडबैक कई बार जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड दिया है वो भी कई बार उन बेनिफिशरीज से जाकर फील्ड में पूछती है, उनसे फीडबैक लेती है कि उस एनजीओ ने किस तरह की सर्विसेज उनको दी है और उन सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड थे या नहीं। तो कहीं ना कहीं फीडबैक सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टारगेट ग्रुप हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हो, और जिस संस्था के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसके लिए भी फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोग्राम करे उस दौरान उस फीडबैक के द्वारा मिले गए फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अगला कार्यक्रम आयोजित करे। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ये सारी ही टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर व्यू जो बजटिंग तक समाप्त होता है, उसके बाद जो नई टेक्निक्स है, ये 2 टेक्निक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरह के प्रोग्राम के सक्सेस के लिए। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो सोशल वेलफेयर के फील्ड में इन सारी ही टेक्निक्स का यूज़ करके वेलफेयर क्लास को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली लोगों को वो सर्विसेज समय पे मिलेगी और लोग भी इन सर्विसेज से सेटिस्फाइड रहेंगे। तो जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, चाहे वो एनजीओ संस्था हो जिसके माध्यम से सोशल वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की इन सारी ही टेक्निक का यूज़ करे, तभी जाके जो है वो वेलफेयर सर्विसेज को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में काफ़ी वर्षों से बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन इतने वर्षों से काम करने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट है वो इतना बेहतरीन नहीं प्राप्त हो रहा है। उसका कारण कहीं न कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन सर्विसेज का वो प्रॉपर नहीं है, या जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्स का सही तरीके से यूज़ करना एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं आता है, या संस्था के जो अन्य लोग हैं उनको सही तरीके से इन टेक्निक्स का यूज़ करना नहीं आता है, जिसके कारण सोशल वेलफेयर सर्विसेज जो है वो एप्रोप्रिएटली
फील्ड में नहीं पहुंचाई जा सकती है, और फिर जो वेलफेयर है वो आधा अधूरा ही रह जाता है। तो ये टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस प्रोवाइड करे तो इन टेक्निक्स का ध्यान रखें, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तरीके से वेलफेयर सर्विसेज को पहुंचा पाएगा। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।